तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हिंदी प्रदेश के लोकगीतों की परंपरा पर प्रकाश डालिए। क्या आज हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। यह पहले हम पढ़ेंगे लोकगीत। जन सामान्य जब अपने भावों को किसी भी गीत या कविता के माध्यम से लयात्मक ढंग से स्वर माधुर्य के साथ प्रस्तुत करते हैं तो वह गीत लोकगीत कहलाता है। लोकगीत हमारी संस्कृति के संवाहक होते हैं। लोकगीत से हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। इन गीतों के माध्यम से वीरता, उमंग, हर्ष, माधुर्य, शांत, शक्ति, प्रेम, वीर्य, श्रृंखला, रस जैसे सभी रसों की रसानुभूति होती है। विभिन्न प्रदेशों में लोकगीत अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान के बारामासा का कजरी, उत्तर प्रदेश के बारामासा का कजरी, राजस्थान के बाजलिया का गोरबंद। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर के विचारों में लोकगीत जीवन की सामूहिक चेतना का फल होता है और ये जनता के सामाजिक प्रयोजन से निश्चित होता है, मतलब सामाजिक जीवन से प्रभावित होता है। लोकगीत को समझने में जनता की संस्कृति और परंपरा का समझ आता है। लोकगीत से हमें जनता की संस्कृति और परंपरा के बारे में पता चलता है। पढ़ेंगे लोकगीत की उत्पत्ति और विकास यात्रा। लोकगीत की उत्पत्ति एवं विकास। लोकगीतों का उद्भव उतना ही पुराना है जितना कि मानव जीवन है। संभवतः मानव में बुद्धि विकास के साथ ही अपनी भावनाओं को लयनात्मक तरीके से अभिव्यक्त किया होगा कि सभी का अपना अपना प्रभावित करने का ढंग होता है, जिसका उदाहरण हम आज भी विभिन्न जनजातियों के प्रसिद्ध लोकगीतों में देखते हैं। लोकगीत के उद्भव एवं विकास के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है कि सभी ने लोकगीतों के बारे में अलग अलग अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। लोकगीत मौखिक परंपरा में जीवन रहते हैं। लोकगीत मौखिक परंपरा से ही आगे प्रचलित होता है तथा गीत का सृजन करते समय या लेखनी से अधिक अपने खंड तथा निष्ठा का प्रयोग करते हैं। अब जो कि लेखनी रूप में भी लोकगीत प्रसिद्ध हैं, काफ़ी प्रयोग किए जाते हैं। फलस्वरूप मौखिक प्रक्रिया से ही गीत लोकप्रिय होता है। यदि उसको पढ़ा या सुना ना जाए तो लोकगीत कुछ खास वो नहीं होता, आनंद नहीं लिया जा सकता। इसलिए लौकिक प्रक्रिया से ही लोकगीत काफ़ी लोकप्रिय होता है तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है, किंतु इसके रचयिता का नाम मिटता चला जाता है। यदि वह उसको पढ़ा ना जाए और केवल मौखिक रूप से सुना ही जाए तो इनके रचयिताओं का नाम काफ़ी बिछड़ जाता है और हमें इनके बारे में पता नहीं होता कि यह लोकगीत किसने लिखा है, इसलिए या भूल जाते हैं। अतः कलात्मक में गीतकार अज्ञात हो जाता है, यानी कि वह उसका नाम प्रसिद्ध नहीं रहता और वह उसका नाम काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से अज्ञात हो जाता है। प्रस्तुतः भारत की सप्रक बोलियां एवं उपबोलियों में प्रचलित गीतों के अध्ययन के पश्चात भी ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं जिसके आधार पर दृढ़तापूर्ण कहा जा सके कि लोकगीत का सृजन या उत्पत्ति सामूहिक विधि से हुआ है। यानी कि हम बता नहीं सकते कि यह लोकगीत किस प्रकार से किसने रचित किया है, क्योंकि हम केवल सुनते ही रहते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ही सुना जाता है, तो वह उसके लोकगीत के रचयिता के बारे में पता नहीं होता। इसलिए यह सामूहिक रूप से विधिवत रूप से होता जा रहा है। बल्कि लोकगीत के सृजन में व्यक्ति विशेष अधिक सक्रिय रहा है। यह प्रक्रिया आज भी जीवित है। आज भी लोकगीत बोलते हैं जिन्हें समुदाय का व्यक्तित्व करते हैं। आज भी यही है कि सृजन में व्यक्ति विशेष अधिक सक्रिय रहते हैं लोकगीतों के प्रति। यह प्रक्रिया आज भी जीवित है। लोकगीत मौखिक रूप से सुनने का प्रचलन आज भी प्रभावित है और आज भी लोकगीत बनते हैं जो कि समुदाय के व्यक्तिगत रोगी बनाते हैं, जिसमें स्त्रियां इस क्षेत्र में अग्रणी होती हैं। मतलब इस क्षेत्र में स्त्रियों का अधिक योगदान रहता है। लोकगीत लोकमानस की अवधारणा अभिव्यक्त करती है, यानी कि लोकगीत मानव के जीवन के आधारित पर व्यक्तित्व होता है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर चलती आ रही है
कि यह प्राचीन काल से ही लोकगीतों का प्रचलन चला रहा है, जो कि हमने पिछली लाइन पर पढ़ा था कि लोकगीत मानव जीवन जितना ही पुराना है, इसलिए यह प्राचीन काल से ही चला आ रहा है लोकगीत। लोकगीत का वर्गीकरण। लोकगीत कितने वाहित में वर्गीकृत है? लोकगीत का वर्गीकरण मनोहर प्रभात जी ने लोकगीतों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, जैसे ये 4 है। पहला है प्रकृति संबंधी गीत, दूसरा है पारिवारिक संबंधी गीत, तीसरा है धर्म आधारित और चौथा है अन्य विविध विषयों पर गीत। तो हम पहले पढ़ेंगे प्रकृति संबंधी गीत। प्रकृति संबंधी गीत में प्रकृति संबंधी लोकगीतों के अंतर्गत प्रकृति ऋतु आधारित गीत होते हैं, यानी कि ऋतु या मौसम आधारित गीत होते हैं, जो कि अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग ही गीत गाए जाते हैं। जैसे नायिका नायक ने जीरा फसल उपज में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती है, यानी कि नायिका नायक से कहती है कि जीरा फसल उपज में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं, तो इसके माध्यम से कहती है जीरे की फसल नहीं बोने का आग्रह करती है, तो वह जीरे की फसल न उगाने का आग्रह करती है। उस गीत की कुछ लाइन है। यों जीरो रो बेई रे मत बावो में हार प्रहार जीरा, यानी कि वह कहती है कि आपको यह जीरा नहीं बोना चाहिए क्योंकि इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। और पारिवारिक गीत, यह मौसम आधारित गीत है। इसमें कि वह कहती है कि हमें इस मौसम में यह जीरा उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि हमें इससे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए। है पारिवारिक संबंधी लोकगीत। पारिवारिक रूप से गाए जाने वाले लोकगीत। पारिवारिक संबंधी लोकगीत इसमें नायिका अपने नायक को दूसरे प्रदेश से अपने घर आने का आग्रह कर रही है। इस गीत के बोल हैं केजरिया बालम आवो पधारो म्यार देसी जी। यह गीत मांडर गायक शैली पर आधारित है, क्योंकि यह गीत पारिवारिक रूप से अपने प्रियतम को अपने पास बुलाने के लिए आग्रह करती है। इसमें वह आग्रह कर रही है कि आओ हमारे घर आ जाओ, घर आने के लिए आग्रह करती है। विश्व भर में राजस्थान की पहचान है। करिए यह गीत राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है। इस प्रकार के गीत में रीति रिवाज व रिश्ते नाते संबंधी गीत आते हैं। कि यह अवैध धर्म आधारित लोकगीत, धर्म पर आधारित जो लोकगीत हैं जो कि गाए जाते हैं। धर्म संबंधी लोकगीत के अंतर्गत धर्म संबंधी अपने इष्ट देव को रिझाने यानी प्रसिद्ध करने के लिए प्रार्थना व पूजा करने के समय गीत गाए जाते हैं। जिस प्रकार से हम आरती गाते हैं, उसी प्रकार यह अपने भगवान को रिझाने और प्रार्थना करने के लिए पूजा के साथ वह समय पर गाए जाते हैं। जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता को रिझाने के यानी प्रसिद्ध करने के लिए वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं और गाते हैं। उनका विशाल मंदिर पोरखंड के पास रुणेचा गांव में स्थित है। यह उनका गांव पोरखंड के पास रुणेचा गांव में स्थित है। रुणेचा रणधीना अजमल जीरा कंवारा माता मेणा देरा, यह एक उनकी पूजा की लाइन है। लाल रानी नेतल रा भरतार म्योरा हेलो सुनेजी रामा जीरा जीरे, यह है विविध विषयक लोकगीत। विविध विषयक लोकगीत जिसमें पशु पक्षी वस्त्रों व आभूषण पर आधारित गीत गाए जाते हैं। जैसे प्रेमिका अपने प्रेमी को कुएं से माध्यम से संदेश भेजती है कि मुझे आपकी याद आती है, आप घर आ जाओ, और उससे कहती है कि तेज आवाज़ में जा कहना बोलना जिसमें वो सुन ले। यह हमने क्लास में भी पढ़ा था, जो कि यह अपने कुएं के माध्यम से संदेश भेजती है वापस बुलाने के लिए। यह उसी कविता की लाइन है कि हमने एक क्लास में पढ़ा था। जैसे कागलिया गोरो गोरो, कागलिया गेरे गेरे बोलनी रे म्यारा पीवरी बसे 6 परदेसी री ओलू धनी आवो रे। अतः विभिन्न प्रकारों से लोकगीत के माध्यम से जन साधारण अपने भावों
अपने भावों के अभिव्यक्त कर अपना मनोरंजन करता है, यानी कि वह अपने अनेक को अभिव्यक्त कर उन्हें अपने मनोरंजन के साधन बनाता है। जैसे लोकगीत अपने आप में स्वतंत्र से गाए जाते हैं। लोकगीत गाने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, वह अपने मन से ही लोकगीत गाए जाते हैं। परंतु इसे ताल की संगत के साथ प्रस्तुत किया जाए तो यह और अधिक प्रभावशाली होता है। यदि उसको अपने प्रसंगों के साथ और अपने तालमेल के साथ उसे गाया जाए तो यह और प्रभावशाली लगता है। कहेंगे लोकगीत की विशेषताएं। लोकगीतों की लोकगीतों की निम्न प्रकार से विशेषताएं हैं। यह साधारण लोकगीत चार धुनी में गाए जाते हैं। साधारण लोक धुन चार है, यह 5 स्वरों में ही मिलती है, जो सरलता से गाई जा सकती है, सरलता से गाई जाती है। इसी एक दे रखा है, ये 5 स्वरों में गाया जाता है, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यह पाँच स्वरों में ही गाया जाता है। तीसरी है, दूसरी लोकगीत लयबंद होते हैं, यानी कि वह उनको लयबंद लाइन टू लाइन गाया जाता है स्वरों के साथ। अनेक लोकगीत एक ही धुन में गाए जाते हैं। काफ़ी सारे लोकगीत होते हैं जो कि एक ही धुन के साथ गाए जाते हैं। लोकगीत में प्राय सरलता मिलती है, वह इसमें आसान पड़ता है हमें गाने के लिए। लोकगीत की भाषा लोक होती है। लोकगीत को गाने के लिए लोगों की सरल भाषा का उपयोग किया जाता है। लोकगीत अति विलंबीय लय में नहीं गाए जाते हैं, इससे आनंद कम हो जाता है। लोकगीत लगातार नहीं गाया जा सकता, लयबंदी यानी लगातार नहीं गा सकता है, क्योंकि यदि वह इस प्रकार से गाते हैं तो वह एक गीत ना होकर कोई कविता हो सकती है, जो कि हम वह बगैर रुके उसको पढ़ रहे हैं, जिससे उसका मनोरंजन खत्म हो जाता है, यह आनंद नहीं ले सकते। लोकगीत की धुनों में 7 शुद्ध स्वरों, कोमल गंधार व कोमल विषाद का विशेष प्रयोग होता है। यानी कि लोकगीत के जो 7 स्वर होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही गाया जाता है। यदि वह सही रूप से ना गाया जाए तो शब्द का अर्थ कानक भी हो सकता है। इसलिए इनको 7 स्वरों कोमल गंधान व कोमल विषाद के रूप में गाया जाता है। लोकगीतों में अधिकतर सप्तक के पूर्व के ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लोकगीत के समय सप्तक के पूर्व के ही स्वरों का प्रयोग किया जाता है। लोकगीतों में अधिकतर 7 तो हो गया। लोक धुनें एकल उतनी शोभायमान नहीं होती जितनी सामूहिक होती है। लोकगीत को गाने के लिए एकल उतना ही प्रभावशाली नहीं होता जितना कि सामूहिक रूप से गाया जाता होता है। लोक धुनें स्वर ही अपेक्षाकृत लय प्रधान होते हैं, काफ़ी अच्छे से गाया जाता है। लोकगीत का ध्येय मनोरंजन प्रदान करता है। लोकगीत गाने का मेन मकसद मनोरंजन का साधन होता है। पढ़ेंगे लोकगीत का महत्व। लोकगीत का क्या महत्व है? लोकगीतों का महत्व। लोकगीत किसी भी देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और विचारों से अवगत कराती है। यानी कि लोकगीत हमें समाज या देश के प्रति उसकी संस्कृति, सभ्यता और विचारों के बारे में बताती है। इसके आग्रह से समाज तथा उसके साहित्य को अत्यधिक लाभ पहुंचाता है। यही लोकगीतों के माध्यम से अपने देश समाज के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्योहार आदि की पहचान कराते हैं। यदि लोकगीतों को काफ़ी लोग सुनते हैं तो वह उनके प्राचीन समय और रीति रिवाज, रहन सहन के बारे में भी उसके बारे में जान सकते हैं। इस पहचान के माध्यम से हम अपने वर्तमान जीवन में सुधार भी कर सकते हैं। लोकगीतों से हम प्राचीन इतिहास, घटनाओं, प्रवृत्तियों और तत्कालीन मनोभावों की पहचान कर सकते हैं। लोकगीतों के आग्रह से हम गाँव को शहर के निकट लाने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार से इसमें कहते हैं कि लोकगीत का क्या महत्व है। लोकगीत का महत्व है कि हम इससे देश के बारे में और अधिक जान सकते हैं, जो कि इसके रीति रिवाज, रहन सहन है, तीज त्योहार के बारे में भी हम उसके बारे में जानकर ले सकते हैं। इसके संग्रह से निम्नलिखित लाभ और महत्व उत्पन्न होते हैं। जैसे कंठस्थ साहित्य लिपिबंद होकर सुरक्षित रखा जाता है, यानी कंठस्थ को हम अपने तरह से लिपिबद्ध रूप से लिख कर भी रख सकते हैं और याद करके सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें महिलाओं पुरुषों के मस्तिष्क की
दृढ़गोचर होती है, यानी कि वह इसमें महिला और पुरुषों का अधिक मस्तिष्क महिमा होती है जो कि इनको याद रख सकती है, और ये ज़्यादा स्त्रियाँ इनको गाती हैं। इन गीतों से वर्तमान कविता को अत्यधिक लाभ होता है, वर्तमान में ही इन कविताओं का अधिक लाभ होता है, कवियों को अधिक लाभ होता है। भावपूर्ण गीतों से भावबक्ष को परिष्कृत करने का अवसर मिलता है, उनके आगे पढ़ने का उनको अवसर मिलता है, सुनाने को। लोकगीतों द्वारा हमें अपने देश और समाज के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, रहन सहन, तीज त्यौहार आदि के बारे में परिचय मिलता है। लोकगीत से हमें प्राचीन इतिहास, घटनाओं, धार्मिक प्रवृत्तियों और तत्कालीन मनोभावों का भी परिचय प्राप्त होता है, यानी कि हमें इसके बारे में रीति रिवाज, घटनाओं, धर्म, प्रवृत्ति और तत्कालीन मनोभावों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। लोकगीतों के द्वारा भाई बहन के पवित्र स्नेह बंधन, माता पिता के लाड़ प्यार, पति पत्नी के पुण्य संबंधी पारिवारिक के मेल मिलाप, गृहस्थ जीवन की समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिलता है, जो कि अनेकों गीतियों में भी इसका वर्णन किया जाता है। लोकगीत के संग्रह से हमें अपने साहित्य को सुदृढ़ करने का अवसर मिलता है, यानी कि सीधे रूप से उसके बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। लोकगीतों के संग्रह से हमें गांव और शहरों को निकट लाने में मदद मिलता है, इससे कि हम गांवों को शहरों की तरफ प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि वह नए नए गीतों के बारे में जानकारी कर सके, पढ़ सके और विकास कर सकें। अन्य में यह कहना उचित होगा कि लोकगीत न ही तो नया है और न ही पुराना, यह तो जंगल के वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें अतीत काल से गड़ी हुई हैं, यानी कि गीत या तो लोकगीत को हम पुराना नहीं कह सकते और ना ही नया, क्योंकि यह तो एक पेड़ की जड़ के समान है जो कि काफ़ी टाइम तक प्राचीन काल से भी रहती आई है, किंतु इसमें स्वयं अविराम गति के नहीं टहनियाँ हैं, इसमें यानी कि कोई विराम की गति नहीं है, और की टहनियाँ हैं जो कि अपने विकास के लिए आगे बढ़ती रहती है। पंक्तियाँ, नए फल और नए नए पक्षी उत्पन्न होते रहते हैं।